है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल ये बोला गया है कि किस बाजार में AR बराबर MR होता है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया एकाधिकार, ऑप्शन बी में दिया गया है एकाधिकारी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी में दिया गया है ए और बी दोनों, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, उत्पादन में जब वृद्धि होती है ना, तो इसके साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर का लागत जो होता है वो बढ़ने लगता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि हो जाए परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि होती है, तो ऐसे वस्तु की पूर्ति क्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलोचादार कहलाती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जो प्रदर्शित करता है, यानी S बराबर F/P। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि उत्पत्ति द्वारा नियम लागू होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी उत्पत्ति द्वारा नियम लागू होने का मुख्य जो रीजन होता है ना, ये साधनों की सीमितता होता है और साधनों को पूर्ण स्थापनता होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या सत्य है। तो इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, NNP बराबर GN होगा, जो घिसावट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 कह रहा है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता है। दोस्तों, प्रवाह के अंतर्गत उपभोक्ता, निवेश, आय, ये तमाम चीज़ें शामिल होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां। तो दोस्तों, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित की जाती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो देखिए, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, ये भी विशेषता सही है। वस्तु की समरूप इकाइयाँ, ये भी सही है। बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, ये भी सही है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होना आवश्यक है। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन ऐसी शर्त है जो पूरी करना काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ME वक्र MR वक्र के नीचे के कांटे जो है वो बराबर होना आवश्यक होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्थाओं के आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम लोग न्यून मांग की दशा कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कहता है MPC का मान क्या होता है। दोस्तों, MPC का जो मान है ना, इसे मान को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये 0 से अधिक किंतु 1 से जो कम होता है इससे ही हम लोग MPC का मान कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी सवाल आपके इंटर के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है।
अगला सवाल है कि आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि हो जाती है। सवाल में बोला गया है आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर में जब सामूहिक मांग के लिए वृद्धि होती है तो इस वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वृद्धि को हम लोग रोजगार भी कहते हैं, उत्पादन भी कहते हैं, इसके साथ आय भी कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है केंद्र को रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो केंद्र को रोजगार सिद्धांत जो है ये निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है। ये सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में भी आप समझ गए होंगे। ये संचार व्यवस्था जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष के अंतर्गत उत्पादन शुल्क और बिक्री दोनों को शामिल किया जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में कुछ में 17 है कि सादा मुद्रा का विस्तार होता है जबकि CRR क्या होता है। तो जबकि सादा मुद्रा का जब भी विस्तार होता है ना तो CRR का जो स्तर है वो घटने लगता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैट्रिक के भी एग्जाम पेपर में इस सवाल पूछा जा चुका है और आपके भी 12वीं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका शॉर्टकट में हम लोग RBI के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो सवाल आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो आप बोलेंगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सन 1935 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉर्स्ले विदर्स एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनका कहना था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का ही कार्य करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहीं से एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किसका कथन है कि मुद्रा एक ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, उनका दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो नेग्री कम्युनिटी के एक संस्थापक थे। अगला सवाल है अस्फीस्थिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख भौतिक उपाय कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बैंक दर में वृद्धि, खुला बाजार में प्रतिभूतियों में बेचना, नगद कोष की अनुपात में वृद्धि करना, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं। दोस्तों मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक जो होते हैं ना उस घटक को क्या कहते हैं। तो उस घटक को हम लोग वस्तु की प्रकृति कहते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है वैसे तमाम वस्तुओं को हम लोग कौन सी वस्तु कहते हैं। दोस्तों एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु बदल बदल कर प्रयोग किया जाता है, ऐसे तमाम वस्तुओं को हम लोग अस्थापन्न वस्तुएं के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 23 को देखिए उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सर जॉन मार्शल के द्वारा ही उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का यह अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था। हालांकि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में यहीं से सवाल पूछा जाता है कि विश्व में वह कौन ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। तो बहुत ही खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश भारतवर्ष में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है समष्टि अर्थव्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब राष्ट्रीय आय हो जाएगा, पूर्ण रोजगार हो जाएगा या कुल उत्पाद भी हो जाएगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन 26 को देखिए। क्वेश्चन 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं होता है। तो स्थिर लागत नहीं होने की बात करें
तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बीमा किस्त एक ऐसा किस्त है जो निम्नलिखित में से स्थिर लागत नहीं होता है। अगला सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो कौन करता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी विषय का समष्टि अध्ययन करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण करता है? जैसा कि आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि साख का जो अर्थ होता है ना वो विश्वास या भरोसा होता है। तो केंद्रीय बैंक किसके माध्यम से साख पर नियंत्रण करता है? तो बैंक दर के माध्यम से, खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से, नगद कोष के भी माध्यम से। अतः क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए। क्वेश्चन 29 कहता है, आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले बाएं फिर दाएं और खिसक जाता है, इससे ही आय में वृद्धि का कोई मांग वक्र कहते हैं। इसके बाद में है, एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ क्या होता है? दोस्तों एक लंबवत मांग का अर्थ यह होता है कि वस्तु आवश्यक आवश्यकता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल इसमें 31 कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की डॉट डॉट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन 31 की सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। किससे लिए उत्पादन हो, ये जो समस्या है ना ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन 33 कहता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन 33 की सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रासेन का जो दूसरा नियम कहता है ना, ये सम सीमांत उपयोगिता का नियम को ही ग्रासन का दूसरा नियम कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 34 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य मांग को लेकर यहाँ पे इतना बराबर इतना ई इप्सिलॉन 0.5 हो तो वस्तु की मांग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का मान लोच जो हो 0.5 हो तो पूर्णतः ये लोचादार वस्तु कहलाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मांग को लोच मापने की विधि नहीं है? तो क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बिंदु विधि एक ऐसी विधि है जिसे मांग की लोच मापने की विधि नहीं कही जाती है। अगला सवाल, केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा का लोच क्या होता है? तो केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा का जो लोच होता है ना वो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है, यानी इकाई के बराबर ई लोच 1 होती है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 37 कह रहा है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त क्या होती है? तो एकाधिकार फर्म के संतुलन के लिए जो शर्त है वो औसत बराबर औसत लागत होता है, यानी आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए। निम्नलिखित में से साख नियंत्रण के गुणात्मक विधि नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 29 नहीं बल्कि 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करना। अगला सवाल बुलाया गया है कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों ऑप्शनों में सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों जो कथन है ना, बी और सी दोनों सत्य है। ये दोनों फार्मूला है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद में क्वेश्चन 40 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? ये 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से अगर देखेंगे कि केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, देखिए नोट का निर्गमन करना कार्य है, अंतिम श्राद्धयात्रा भी कार्य है, आर्थिक आंकड़े का एकत्र करना भी कार्य है केंद्रीय बैंक का, लेकिन वित्तीय नीति का नियंत्रण करना ये केंद्रीय बैंक के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन 41 कह रहा है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी, यानी ए और बी, सी तथा डी सही है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है क्रेन्स का अर्थशास्त्र क्या कहता है? दोस्तों क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रेन्स का जो अर्थशास्त्र है ना ये पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मांग की लोच को प्रभावित करता है? कौन ऐसा ऑप्शन है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी वस्तु की प्रकृति, वस्तु का
विविध उपभोग और सी में दिया गया समय तत्व, ये तमाम ऑप्शन सही है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 44 कहता है कि पूंजी खाते में निम्नलिखित में से कौन सा मद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। अगला सवाल क्वेश्चन 45 कहता है नरसिंघम समिति की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों नरसिंघम समिति की स्थापना करने वाले स्थापना जो की गई थी किस कार्य के लिए की गई थी। तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंकिंग सुधार करने के लिए ही नरसिंघम समिति की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देखिए। क्वेश्चन 46 कह रहा है विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों विदेशी विनिमय के मांग के प्रमुख जो स्रोत है वो इनमें से सभी है, यानी विदेशी वस्तुओं का आयात भी है, विदेश में निवेश भी है, पर्यटन भी है, यानी ए और बी सी क्वेश्चन का तीनों सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए, सरकारी व्यय जिसमें परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बजट व्यय कहते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 48 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में ये निगम कर एक ऐसा कर है, यानी ऐसा टैक्स है जो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निगम कर। अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए, केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 49 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमा शुल्क। उसके बाद में क्वेश्चन 50 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी और सी ये तमाम के तमाम ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नया नया वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो ये दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।